किसी देश को असल में जानने के लिए क्या लगता है? मतलब सिर्फ उसका नक्शा देख लेना ही तो काफी नहीं होता है ना। आज हम भारत की कहानी के कुछ ऐसे पन्ने पलटेंगे जो हमें इसके बारे में कुछ बहुत जरूरी बातें बताते हैं। तो सवाल ये है कि जवाब मिलेगा कहाँ? क्या उसके हजारों साल पुराने इतिहास में, या फिर आज के दौर के कानूनों में, या शायद उन कुदरती ताकतों में जो उसकी जमीन और आसमान को शक्ल देती हैं? अच्छा, इसका पता लगाने के लिए ना हम एक बहुत ही अनोखा जरिया इस्तेमाल करेंगे। ये हैं भारत में टीचर्स के लिए बनाए गए स्टडी नोट्स। अब कोई सोचेगा कि स्टडी नोट्स क्यों? क्योंकि ये नोट्स हमें दिखाते हैं कि एक देश खुद को कैसे समझता है और वो चाहता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां उसे कैसे जाने। तो इस सफर में हम प्राचीन भारत की गूंज को सुनेंगे, देखेंगे कि कैसे एक आधुनिक राष्ट्र बना, प्रकृति की ताकतों को समझेंगे और आखिर में एक जरूरी सवाल पर आकर रुकेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अतीत की गहराइयों में चलते हैं। हमारी ये यात्रा हजारों साल पहले शुरू होती है, उस वक्त जब इस जमीन पर पहले शहर और पहले साम्राज्य बस शक्ल ले ही रहे थे। ये स्लाइड हमें एक कमाल की कहानी बताती है कि कैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक पूरी की पूरी प्राचीन दुनिया फिर से खोज निकाली गई। सब कुछ शुरू हुआ जॉन मार्शल के आने से, और फिर उनके निर्देशन में एक के बाद एक पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहर खोज निकाले, और बस दुनिया को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चल गया। अब उन पुराने शहरों के खत्म होने के सदियों बाद एक नई ताकत का उदय हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य की ओर, मौर्य साम्राज्य, जिसने इस उपमहाद्वीप का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। मौर्य साम्राज्य का पैमाना सच में हैरान करने वाला था। सोचिए, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सलाहकार चाणक्य ने इसकी नींव रखी। ये 137 सालों तक चला और 50 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके पर इसने राज किया। मतलब ये इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। और ये सिर्फ साइज की बात नहीं थी, ये रणनीतिक ताकत की भी बात थी। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, चंद्रगुप्त ने सिकंदर महान के एक उत्तराधिकारी सेल्यूकस को हराया, और जो शांति संधि हुई वो असल में एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। इससे मौर्यों को आज के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बेहद अहम इलाकों पर कंट्रोल मिल गया। चले अब समय में एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं, प्राचीन साम्राज्यों से सीधा उन कानूनों तक जो आज के भारत को एक मॉडर्न देश बनाते हैं। ये नंबर 124, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये आज के भारत के कानूनी सिस्टम की नींव का पत्थर है। पर यह है क्या? ये है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124, जिसने भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। और देखिए ये कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को, ठीक उसी दिन जब भारत एक गणतंत्र बना। इसका मतलब ये हुआ कि देश का जन्म और उसकी सबसे बड़ी अदालत का जन्म दोनों एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में कौन बैठ सकता है? देखिए, रास्ता तजुर्बे से होकर जाता है। किसी जज को या तो हाई कोर्ट में 5 साल का अनुभव होना चाहिए, या फिर एक वकील के तौर पर 10 साल का। ये बात पक्की करती है कि जो लोग फैसले ले रहे हैं वो कानून को अंदर बाहर दोनों तरफ से अच्छी तरह जानते हों। इंसानों के बनारे कानूनों से हटकर अब हम उन कुदरती ताकतों की ओर चलते हैं जो इस देश की जमीन, आसमान और समंदर को आकार देती हैं। ये सब कुछ एक शब्द से शुरू होता है, सिजिजी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। जब 3 आसमानी पिंड जैसे कि सूरज, पृथ्वी और चांद एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, और यही सीधी लाइन हमारे प्लैनेट पर कुछ सबसे जबरदस्त घटनाओं को जन्म देती है। सिजिगी के 2 सबसे जाने पहचाने नतीजे हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण में, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चांद सूरज को ढक लेता है, और चंद्र ग्रहण में हमारी पृथ्वी की परछाई चांद पर पड़ती है। यह सब एक कॉस्मिक घड़ी की तरह काम करता है, जो अमावस्या और पूर्णिमा के हिसाब से चलती है। और यही गुरुत्वाकर्षण की ताकत हमारे महासागरों को भी कंट्रोल करती है। अब देखिए, सूरज बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन चांद हमारे बहुत ज्यादा करीब है, और इसी करीबी की वजह से हमारे ज्वार भाटे पर चांद का खिंचाव सूरज के मुकाबले 2 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे हमेशा साइज ही सब कुछ नहीं होता। तो हमने प्राचीन इतिहास, आज के कानून और खगोलीय विज्ञान तक का सफर तय कर लिया है। अब वक्त है इन सब धागों को एक साथ जोड़ने का। तो जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक भारतीय शिक्षक बनने के लिए किसी को प्राचीन पुरातत्व की समझ होनी चाहिए,
साम्राज्यों की रणनीतियों के बारे में पता होना चाहिए, आधुनिक कानून की जानकारी होनी चाहिए और यहाँ तक कि ग्रहों और तारों की चाल का भी इल्म होना चाहिए। मतलब ज्ञान का एक बहुत बड़ा दायरा है जो एक देश को परिभाषित करता है। और यहीं पर हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। अगर ये सब कुछ पुरातत्व से लेकर खगोल विज्ञान तक एक देश की कहानी का हिस्सा है, तो फिर सबसे जरूरी पन्ना कौन सा है? इस पर सोचिएगा जरूर।